नमस्कार। हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूअर्स। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम दर्शकों का आपके अपने मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज की सुबह आपके साथ हूँ मैं प्रेरणा और मैं हूँ आपके साथ नेहा निमिषा। और इस खूबसूरत सी सुबह की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ पंक्तियों का इस्तेमाल करना चाहूँगी और आप समझ जाएंगे कि इन पंक्तियों के इस्तेमाल करने के पीछे की कारण क्या है। और इन पंक्तियों को इस्तेमाल करते हुए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि करे जब पाँव खुद नर्तन, समझ लेना कि होली है। हमारी जिंदगी है यूं तो कांटों भरा एक जंगल, अगर लगने लगे मधुबन तो समझ लेना कि होली है। क्यों प्रेरणा? क्या बात है निमिषा, तुम्हारे ऊपर होली की खुमारी आज से ही है। बहरहाल फागुन मास के पूर्णिमा तिथि को होली हम मनाते हैं, लेकिन आज एक दिन पहले यानी कि आज हम होलिका दहन का त्यौहार मनाते हैं और इस परंपरा का हम वहन करते हैं। तो आप तमाम दर्शकों को बिहार बिहान की पूरी टीम की ओर से आज के दिन की बहुत सारी मंगल कामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। और समा तो निमिषा ने, नेहा ने बांध ही दिया है कि होली का माहौल है, होली की खुमारी है हम सब। लेकिन आज बिहार बिहान में एक अलग खुमारी आपको देखने को मिलेगी, एक चटक रंग देखने को मिलेगा होली का। लेकिन ये अभी सस्पेंस है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन जैसा कि आपको बखूबी पता है कि कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक अच्छा सा विचार जिसे आप अपनी जिंदगी में आत्मसात करें और अपने जीवन में रंग भरें। तो चलिए आइए नजर डालते हैं आज के सुविचार पर। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। ये देखा दर्शकों आपने आज का सुविचार। इन सुविचारों से आप अपनी जिंदगियों में रंग भर सकते हैं। लेकिन आज के इस दिन में जैसा कि प्रेरणा ने बताया कि आज होलिका दहन के इस शुभ अवसर पर किस प्रकार हम आज इस कार्यक्रम में रंग भरने वाले हैं, ये बात अब हम करेंगे। और हमारे कार्यक्रम में खास रंग भरने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं एक बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, आज हमारे बीच मौजूद है कवि दिनेश देवघरिया। दिनेश देवघरिया हिंदी काव्य मंचों पर ओज के युवा हस्ताक्षर के रूप में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। आपको बता दें कि इनकी कविताओं में राष्ट्रीयता और मानवीय संवेदनाओं का एक अनूठा समन्वय है। राम से राष्ट्र तक, माँ से माँ भारत तक, हर विषय पर अपना लोहा मनवा चुकी इनकी लेखनी सार्थक शब्द संयोजन और इनका ओजस्वी स्वर देश भर में गूंजता है। तो सबसे पहले तो दिनेश देवघरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम बिहार बिहार में। बहुत 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 आभार आप दोनों का, नेहा जी और प्रेरणा जी, और आपके माध्यम से डीडी दूरदर्शन बिहार के सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप दोनों को भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल दिनेश जी, आप ओज के कवि माने जाते हैं और देश भर में आपने बुलंद और ओजस्वी आवाज़ से आपने अपनी पहचान बनाई है, अपना लोहा मनवाया है। ये जानना चाहूँगी कि ये बताना चाहूँगी कि ये धरती तो दिनकर की है, रेणु की है, और दिनकर ओज के कवि माने जाते थे, लेकिन उर्वशी जिसके लिए उनको साहित्य पुरस्कार मिला वो उन्होंने श्रृंगार के लिए मिला। ये और एक कवि जो होता है अपनी संवेदनशीलता से, अपनी कल्पनाशीलता से वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ पर आम लोगों के लिए पहुँचना असंभव हो पाता है। तो दिनकर की ही दो पंक्तियाँ आपके सम्मान में कहना चाहूँगी कि अभय बैठ ज्वालामुखी पर जो अपना मंत्र जगाते हैं, ये है वो जो पानी में आग लगाते हैं। जी हाँ, एक कवि पानी में भी आग लगा सकता है, इतनी प्रखरता उसके पास होती है, इतनी कुव्वत उसके पास होती है। हमारे साथ दिनेश देवघरिया जी हैं, आप देवघर से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जानना चाहूँगी आज के इस खास मौके पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारी बातें हैं। पहले तो होली का माहौल है, होली पे भी बात हो सकती है और होली पे बात होनी भी चाहिए। होली रंग है, साहित्य समाज का दर्पण है और समाज के जितने रंग हैं वो सभी रंग साहित्य अपने आप में समेटे बैठा है। तो होली के जितने रंग हैं, तो बिहार की होली हो और बिहार की होली में हंसी ठहाके न हो, भाभी की बात न हो, साली की न हो, ये पारिवारिक प्रेम की बात होती है। मैं यहीं से बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। जोगीरा बहुत प्रसिद्ध है, होली में अक्सर गाया जाता है। तो अगर आप दोनों साथ दें जोगीरा में, तो मैं कुछ जोगीरा उठाना चाहता हूँ बिहार की माटी से। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, दोहराना होगा आप दोनों को ताकि हमारे दर्शक भी दोहरा सकें। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सोच रहा हूँ देख के भाभी जी के गोरे गाल, सोच रहा हूँ देख के भाभी जी के गोरे गाल। वैसे मैं इस तेवर का कवि हूँ नहीं, लेकिन आप दोनों की सुंदरता देखते हुए मुझे भी, मेरे ऊपर भी होली का रंग चढ़ गया है।
तो और ये राष्ट्रीयता की बात है, भारत का त्यौहार है, पर्व है, तो कवि को उस मिट्टी की बात भी करनी होती है, अपने घर की बात भी करनी होती है कि सोच रहा हूँ देख के भाभी जी के गोरे गाल, सोच रहा हूँ देख के भाभी जी के गोरे गाल, सैनिटाइज करूँ हाथ या पहले मलूं गुलाल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। तो मैं चाहता था कि घर में बैठी हुई जो भाभी भी चाय की चुस्कियां ले रही हैं, वहां से बात प्रारंभ हो और मैं देश की बात करता हूं। अब देखिए, हास्य को, होली के इसी जोगीरा को मैं किस प्रकार देश की बात से उठाता हूं कि जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, देशद्रोहियों की होती है धर्म न कोई जात, देशद्रोहियों की होती है धर्म न कोई जात, इनका एक इलाज इन्हें दो सुबह शाम बस लात, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। जो होली का माहौल है ये आज से ही सेट हो चुका है और आज कार्यक्रम बिहार बिहान में भी संपूर्ण डीडी बिहार परिवार के लिए भी आज दिनेश देवघरिया जी ने होली का जो पूरा माहौल है वो बना दिया है। बहुत ही खूबसूरत रंगों के साथ शुरुआत हुई है इस कार्यक्रम की। अब जैसा कि हमने शुरुआत में बात की कि आप देवघर के रोहिणी गाँव से आप ताल्लुक़ रखते हैं, ग्रामीण परिवेश में आप पढ़े बढ़े हैं, आपने शिक्षा दीक्षा अपनी एक सरकारी विद्यालय से ग्रहण की और वहाँ से निकलकर देश के बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों के मंच पर वहाँ पे आपने अपनी कविता की प्रस्तुति दी और इसके साथ ही नव चेतना और ऊर्जा का संचार किया। तो मैं चाहूँगी कि कुछ वैसी प्रस्तुति भी अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देवघर की बात की, मैं बाबा बैद्यनाथ की पावन धरा पर पला बढ़ा, उनका स्नेह आशीष सदैव अपने साथ महसूस करता हूँ, इसलिए अपने नाम के साथ मैं दिनेश देवघरिया जब हम भारत के विभिन्न कोनों पे अलग अलग जगह पे होते हैं तो ये देवघर की माटी और अपनेपन की खुशबू मेरे साथ रह सके। तो मैं अक्सर जिस तेवर का कवि हूँ, प्रेरणा जी वो तेवर भी पहुँचे कि सिंह नहीं डरा करते हैं, मैं उसी पावन धरा देवघर बैद्यनाथ धाम की धरा से वहाँ स्पर्श करके पंक्तियाँ इस मंच के माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि मेरा जो तेवर है होली के इस मौसम में पहुँचे कि सिंह नहीं डरा करते हैं, सिंह नहीं डरा करते हैं कभी खून की होली से। क्या बात है, होली की बात है, लेकिन मैं जिस होली की बात कर रहा हूँ वहां से बात प्रारंभ करता हूँ कि सिंह नहीं डरा करते हैं कभी खून की होली से और हम बम भोले करने वाले क्या डरना बम गोली। अरे क्या बात है, सिंह नहीं डरा करते हैं कभी खून की होली से और हम बम भोले करने वाले क्या डरना बम गोली से, और नहीं पूजते हैं हम केवल नदियों पेड़ पहाड़ों को, नहीं पूजते हैं हम केवल नदियों पेड़ पहाड़ों को, शस्त्रों को भी पूजा करते अक्षत चंदन रोली से, शस्त्रों को भी पूजा करते अक्षत चंदन रोली से। क्या बात है। आपने बात की युवाओं की, मैं मंचों में किस प्रकार नव चेतना का संचार किया करता हूँ। युवा होने के नाते ये जिम्मेदारी भी बनती है, जब विभिन्न विश्वविद्यालयों से देशद्रोही नारे आने लगे, जब बहकावे में आकर के युवा पीढ़ी अपना रास्ता भटक जाए, तब साहित्यकार होने के नाते, दिनकर के वंशज होने के नाते यह जिम्मेदारी भी इस कंधे पर आ जाती है कि यह लेखनी उन युवाओं को दिशा दे सके। बिल्कुल। मैं दो पंक्तियां उठाता हूं। आपने दिनकर की बात की थी, मुझे दिनकर की एक पंक्ति बहुत मेरे हृदय के करीब है, प्रेरित किया करती हैं कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो ये मेरी भूमिका है कि मुझे तटस्थ नहीं होना, कभी किसी भी कीमत पर किसी भी स्थिति में तटस्थ नहीं हो सकता। तो मैं चार पंक्तियां युवाओं के लिए इस मंच के माध्यम से कि कठपुतली है सारे खेल कोई और रहा डोर कहीं और कोई लिखता कहानी है। हमें समझना होगा हो क्या रहा है कि कठपुतली है सारे खेल कोई और रहा डोर कहीं और कोई लिखता कहानी है। क्या बात है। कठपुतली है सारे खेल कोई और राह डोर कहीं और कोई लिखता कहानी है, बंदर से नाचते हैं ताल पे मदारियों के भेड़ जैसी चाल, बोलो कैसी ये रवानी है, और पानी 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 होके नाले संग बहता हो डूब मरे ऐसे पानी सी जो भी जवानी है, और भगत सुभाष अशफाक का जो खून है, तो खून में कहां से ये मिलावट का पानी है, खून में कहां से ये मिलावट का पानी है। तो होली है और पानी है, और हमें अपने अंतर्मन के उस पानी को भी पहचानना होगा ताकि देश का रंग और खूबसूरत हो सके। जी क्या बहुत ही शानदार आपने बात की और देश प्रेम के रंग को दर्शा रहे हैं होली के इस माहौल में। इससे खूबसूरत होली और क्या हो सकती है। और कहते हैं ना निमिषा, एक बहुत पुरानी दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि धरती होना बहुत सरल है मुश्किल है बादल हो जाना, धरती होना बहुत सरल है मुश्किल है बादल हो जाना, संजीदा होने में क्या है मुश्किल है पागल हो जाना। क्या बात है। तो बिल्कुल एक कवि होता है वो, उसमें वो जुनून होता है, वो पागलपन होता है कि हर माहौल में वो खुद को समाहित कर लेता है और फिर पंक्तियां निकल कर आती हैं और फिर वो कलमकार
कलमकारी करता है, कविताई करता है। दिनेश जी, आपसे जानना चाहूँगी कि कब से शुरुआत हुई इसकी? आपके जीवन में वो कौन सा क्षण था? कहाँ से आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि आप कविताई कर सकते हैं, या फिर तुकबंदियाँ आने लगी? क्या कुछ हुआ था? बहुत संजीदा प्रश्न है। अक्सर कवि कहा भी करते हैं कि मैं ऐसा कोई वाकया हुआ और मैं कवि बन गया। कवि कोई बनता नहीं, कवि स्वयं ईश्वर बनाकर भेजते हैं। बिल्कुल। पूरे विश्व में कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं, कोई ऐसा सिलेबस नहीं जहाँ कविता पढ़ाई जाती हो, कवि बनाए जाते हो। कविता पढ़ाई जाती है, कवि बनाए नहीं बहुत जाते। अच्छी बात इंजीनियर, आपने कही। डॉक्टर सब बनाए जा सकते हैं, नर्तक बनाए जा सकते हैं, कवि नहीं बनाया जा सकता। कवि ईश्वर की देन होती है। बस बचपन में जब जिस समय मैं युवा हुआ करता था, युवा तो मैं अभी भी हूँ, उस वक्त ग्रीटिंग्स का ज़माना हुआ करता था। नववर्ष की शुभकामनाएं सुंदर अक्षर से जी। लोग लिख करके भेजा करते थे। तो कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को ग्रीटिंग्स के उन पन्नों पर किस प्रकार रंग के साथ, अलग अलग मार्कर के साथ, रंग बदलते हुए रंग के साथ शब्दों को गिरने का प्रयास आया और मैं कुछ लिखने लगा। जितने मेरे साथ के दोस्त थे वो भी अपनी अपनी ग्रीटिंग्स लेकर आ जाया करते थे कि 4 पंक्ति हमारे लिए भी लिखा करो। यहाँ से शुरुआत होती है और फिर सफ़र चलता गया। पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार मिली, परिवेश इस प्रकार था, संयुक्त परिवार, विभिन्न प्रकार के रंग। तो ऐसे ही जैसे आप होली की बात कर रही हैं, तो साहित्य का भी अपना रंग होता है। तो मुझे साहित्य का हर रंग सब कुछ परिवार से ही मिलता गया। सबकी प्रेरणा, पूरे परिवार प्रेरणा स्रोत के रूप में मेरे साथ खड़ा था। और ये सफ़र मूलतः जो, अगर मैं इसे कहूँ कि मैं कवि कब बना, कई बार अवसर मिला, मंचों पर भी मैंने कविता पढ़ी, पत्रिकाओं में भी आई। पंजाब में मैं कार्यरत हूँ, बैंक अधिकारी हूँ। एक संस्था संस्कार भारती ने पूरे पंजाब स्तर पर युवा कवि चयन प्रतियोगिता कराई, जिसमें पूरे पंजाब से 87 कवियों ने भाग लिया, जिसमें मुझे सर्वश्रेष्ठ युवा कवि पंजाब का खिताब दिया गया। क्या बात है। और विवेकानंद जी की जयंती थी और उस पर मैंने कविता लिखी। देश प्रेम की बात लिखनी थी, मैंने लिखी, मुझे भी नहीं पता था। और वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। ये वह बात है जनवरी 2014 की। और बहुत छोटा सा सफ़र है, 14 से लेकर के अब तक। और मैं देखते देखते उन सभी चेहरों के साथ जिन्हें मैं कभी टेलीविज़न पर देख करके, कभी किसी पीछे पंक्ति में बैठ करके मंचों पर सुना करता था। डॉक्टर हरिओम पवार, बड़े बड़े तमाम जितने नाम हैं, उन सबों के साथ मंच साझा करने का अवसर। सबों की सूची में कहीं ना कहीं मेरा भी नाम कहीं पंक्ति में पीछे रहता है। तो खुशी महसूस होती है कि मैं जो चाहता था और ईश्वर जो मुझसे कराना चाहते थे, माँ भगवती, माँ सरस्वती जो करवाना चाहती थी, वो हो रहा है। और इसलिए मैंने अपनी लेखनी को और अपनी भावना को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति बहुत प्रेरित करती है कि केवल मनोरंजन न कवि का धर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। बहुत सुंदर। तो इसी भावना को प्रेरित है मेरी कविता भी और लेखनी, और सफ़र अभी जारी है। बिल्कुल। ये सवाल मैं आपसे पूछना ही चाह रही थी कि आपने जिस उम्र का जिक्र किया, उस उम्र में अमूमन युवा जो होते हैं शेर व शायरी करते हैं या फिर अब 2 पंक्तियां ही लिखते हैं। कुछ ना कुछ एक भटकाव होता है या दिल में एक सुगबुगाहट होती है, वो एक दौर होता है। लेकिन आपने इस बात का जिक्र पहले ही कर दिया कि मैथिली शरण की गुप्त की ये पंक्तियाँ जिसने आपको प्रभावित की, और फिर आप इस राह पर चल पड़े, ओज के राह पर चल पड़े और देश प्रेम की भावना जागी और आप देश प्रेम पर कविताएं लिखते हैं। देश प्रेम पर ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों पर कविताएं लिखता हूँ। लेकिन मंच और श्रोता और पाठक श्रोता यह निर्धारित करते हैं कि आपकी कौन सी शैली उन्हें अधिक प्रिय लगती है, आप किस शैली में, किस प्रकार आपकी लेखनी उनके हृदय को स्पर्श कर पाती है, और फिर वो आपकी पहचान बन जाती है। कवि, कोई भी कवि जो होगा, मेरा मानना है, जैसे आपने दिनकर की बात की, उर्वशी की भी बात की, जी। रश्मि रथी भी उन्होंने लिखा, बहुत सारी चीज़ें लिखी। तो कवि हृदय है, जब जब वह विचलित होगा, जब जब उसके अंदर कोई भावनाएं उमड़ेंगी, वो शब्द रूप लेगा। लेकिन वह शब्द रूप व्यक्ति तक, श्रोता तक, समाज तक उस प्रकार पहुंच पाता है, या उसकी शैली निर्धारित करती है कि धीरे धीरे आपकी शैली किस प्रकार श्रोता बना देते हैं। तो श्रोता और पाठक मुझे वीर रस और देश प्रेम के कवि के रूप में देखती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही रंग है, रंग बहुत सारे हैं। लेकिन और वो बहुत सारे रंग हम अपने आज के कार्यक्रम में, इस खास पेशकश में हम देखने वाले, हमारे दर्शक देखने वाले हैं ना। जी बिल्कुल। ऐसे तो आपने बहुत अच्छी बात प्रेरणा जी की कि दूरदर्शन का यह समृद्ध मंच है। हम तो दिन रात मंचों पर ही रहा करते हैं और वहाँ बहुत सारी बातें वही होती है, और बहुत सारी कविताएं आप यूट्यूब वगैरह पर भी मिल सकती है। लेकिन इस मंच से कुछ ऐसी बात पहुँचनी चाहिए जो अब तक नहीं पहुँची। एक मैं भावना, दूरदर्शन बिहार के लोग बड़े से बड़े पद पर पदाधिकारी, उच्चाधिकारी हैं, कहीं न कहीं एक टीस मन में होती है। मैं उस टीस को इस मंच से चाहता हूं कि आज त्यौहार का दिन है, बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को, जो बिहार के हैं, झारखंड के हैं, लेकिन वो आज कहीं
बड़े पद पर किसी देश के किसी बड़े शहर में, महानगर में कहीं बैठे होंगे एक तनाव के साथ कि उन्हें कार्यालय जाना है, तो एक तनाव जो एक टीस जो मन में होती है वो टीस होली में जरूर उनके मन में होगी। मैं वो एक कविता आपके समय बहुत सुंदर भाव, स्वागत है। 4 पैसे कमाने में मैं खो गया, कि 4 पैसे कमाने में मैं खो गया, कितना दूर अपनों से मैं हो गया। क्या बात 4 पैसे कमाने में, 4 पैसे कमाने में मैं खो गया, कितना दूर अपनों से मैं हो गया। पीपल की छांव ने मुझको आवाज दी, बुलाती रही हर गली गांव की, हर आहट पर दौड़ाती थी वह, टूट गई पायल भी उसके पांव की। क्या बात है, बहुत सुंदर। टूट गई पायल भी उसके पांव की, और खत लिखे थे उसने जो मुझको कभी, आज उसको पढ़ा तो मैं रो गया। 4 पैसे कमाने में मैं खो गया, कितना दूर अपनों से मैं हो गया। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और आगे कि टूट जाऊं भी आज, एक सच्ची बात कि टूट जाऊं भी आज तो है परवाह किसी, टूट जाऊं भी आज तो है परवाह किसी। और मुझे मेरा दावा है कि सुनने वाले तमाम श्रोता जो इस माध्यम से सुन रहे होंगे उनके अंदर एक टीस जरूर हृदय में कहीं ना कहीं आएगी कि टूट जाऊं भी आज तो है परवाह किसे, गिरने से पहले लपक कर उठाती थी माँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। और होली का त्योहार है तो माँ की याद तो आनी बिल्कुल स्वाभाविक सी बनती है कि टूट जाऊं भी आज तो है परवाह किसे, गिरने से पहले लपक कर उठाती थी माँ। रात जागा रहा नींद आई नहीं, लोरी गा करके कैसे सुलाती थी माँ। क्या बात क्या बात है। माँ के बुने स्वेटर सब छोटे हो गए, माँ के बुने स्वेटर सब छोटे हो गए, मेरा कद इतना ऊंचा क्यों हो गया। 4 पैसे कमाने में मैं खो गया, कितना दूर अपनों से मैं। अपनों से मैं हो और गया। अंतिम बंद कुछ यूं है कि अपनों की दुआओं का था ये असर, अपनों की दुआओं का था ये असर, मैं भीड़ में भी छाता रहा। अपनों की दुआओं का था ये असर, मैं भीड़ में भी छाता रहा। और आपने जिस रोहिणी की बात की, जिस देवघर की बात की, ये सब कुछ इस पंक्ति में कहीं ना कहीं मैंने समाहित किया है। वो सारे अपने थे जो आज कहीं ना कहीं छूट गए हैं, दिल में हैं, बहुत करीब हैं। कि अपनों की दुआओं का था ये असर, मैं भीड़ में भी छाता रहा, मेरे अपने मुझको बुलाते रहे, मैं अनजानों से रिश्ते बनाता रहा। क्या बात है, मेरे अपने मुझको बुलाते रहे, मैं अनजानों से रिश्ते बनाता रहा। अपनों की दुआओं का था ये असर, मैं भीड़ में भी छाता रहा, मेरे अपने मुझको बुलाते रहे, मैं अनजानों से रिश्ते बनाता रहा। और भूल जाना नहीं, और उसने कहा था भूल जाना नहीं, पता न चला ऐसा कब हो गया। 4 पैसे कमाने में मैं खो गया, कितना दूर अपनों से अपनों से मैं हो अपनों गया। से कितना मैं हो दूर गया। अपनों से मैं हो गया। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां यहाँ पे आपने यूज़ की है। और ये जो लाइंस हैं प्रेरणा, कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात कही आपने, जो दर्शक हैं उनके दिल में ये टीस ज़रूर उठेगी, क्योंकि ये एक फैक्ट है जो आज भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम कहीं ना कहीं अपने परिवार से 4 पैसे कमाने की होड़ में ही कहीं ना कहीं हम अपने परिवार से, अपने अपनों से दूर होते जा रहे हैं। और आज होली के इस माहौल में, होली का जब भारत देश हमारा काफ़ी विविधताओं भरा देश है, और होली एक ऐसा परिवार है भारत देश का जो बेहद ही खूबसूरत त्योहार होता है, जिसमें बहुत सारे रंगों के समावेश से ये होली का त्योहार मनाया जाता है। होली की हमने बात की, हमारे देश की हमने बात की। दिनकर चूँकि हमारे बिहार की धरती से उनका नाता रहा है, हम काफ़ी गौरवान्वित होते हैं इस बात से कि हम उनके वंशज हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बतौर साहित्यकार आप युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, कि युवा किस प्रकार साहित्य से खुद को जोड़ सकते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत बहुत उम्दा प्रश्न आपने इस मंच से उठाया है। जी। ये प्रश्न आज हम इस प्रकार अपने कैरियर को लेकर के इतने ज़्यादा भागम भाग, इतने ज़्यादा हम आक्रामक हो चुके हैं बिल्कुल कि हम साहित्य और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में यदि हमें अपनों से जुड़ना है, यदि हमें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को एक सही राह देनी है, तो उन्हें साहित्य से जोड़ना होगा। और भारतीय संस्कृति से अगर हम उन्हें जोड़ना चाहते हैं तो साहित्य से ज़्यादा बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि साहित्य माँ की बात भी करता है, साहित्य बहन की बात भी करता है, नारी सम्मान की बात भी करता है, प्रेम की बात भी करता है, साहित्य देश की बात भी करता है। तो ऐसे में युवाओं को चाहिए कि आज निश्चित रूप से कुछ दायित्व हम कवियों के ऊपर भी आ जाता है कि स्वरूप परिवर्तित हुआ है। बिल्कुल जी। मैं एक उदाहरण अक्सर कहा करता हूँ, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, फिर उसके बाद क्या आवश्यकता पड़ी कि गोस्वामी तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखना पड़ा। अवधि में रामचरितमानस सरल भाषा में लिखा जा चुका था, फिर क्यों आवश्यकता पड़ गई रामानंद सागर जी को कि रामायण को दूरदर्शन पर लेकर आना पड़ा। उसके बावजूद भी कहानी घर घर तक पहुंच गई थी, उसके बाद फिर रामलीला। तो ये स्वरूप परिवर्तन होता है किसी भी चीज़ का। साहित्यिक आवश्यकता है कि साहित्य के भी स्वरूप में परिवर्तन। जब समाज में भटकाव हुआ
तब साहित्य ने ही उसे संभाला है, और इसलिए साहित्य की दरोकार हमेशा ही पड़ी है समाज को, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो। जिस प्रकार अपने संदेश को वहां तक साहित्य संदेश वाहक का कार्य कर रहा है, करता आया है, स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है, तो साहित्य को भी अपने स्वरूप में परिवर्तन करना होगा। कई विद्वान आलोचना का केंद्र बना देते हैं इस बात को कि साहित्य थोड़ा हल्का हो रहा है। साहित्य हल्का नहीं हो रहा, साहित्य का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। आज आवश्यकता है, लोग किताब छोड़ करके सोशल मीडिया पे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो हमें साहित्य को सोशल मीडिया तक भी लेकर आना। बिल्कुल, हमें साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन, इस पर भी विचार करना होगा। यदि हम साहित्य को बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो जिस बच्चे के हाथ में मोबाइल है, साहित्य को स्वरूप में भी हमें लाना होगा। किताब से निकाल करके हम उस तरफ भी हम मुड़े, वहां तक भी पहुंचे। हमें सोचना होगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से, ऐसे ऐसे और अच्छे कार्यक्रम के माध्यम से हम दिनकर की कविताओं को कैसे सोशल मीडिया या टेलीविजन के माध्यम से उन तक पहुंचा पाएं। बिल्कुल, श्रोताओं और पाठक के मुताबिक जरूरत है कि साहित्य को हम उसके स्वरूप ढालते जाएं, उस प्रकार से हम उसे बदलते जाएं, ताकि वो सही जगह तक, सही श्रोताओं तक, सही पाठकों तक पहुंच सके, और जो इसकी खूबसूरती है वो आज के बच्चों को भी समझ में आ सके, जो बेहद ही जरूरी है। हम चूंकि यहाँ पे अभी होली के रंग में रंगे हैं प्रेरणा, तो हम चाहेंगे कि एक आप ऐसी कुछ प्रस्तुति अभी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। चूंकि होली रंगों वाला कार्यक्रम त्योहार होता है, तो हम चाहेंगे एक ऐसी खूबसूरत सी प्रस्तुति आप दें। बिल्कुल, आइए, रंग की बात आपने की, मुझे एक कविता याद आ रही है। भारत अपने आप में एक ऐसा देश है, विश्व का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जिस देश को माता के नाम से संबोधित किया जाता है। जी। भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है। स्वर्गीय वाजपेयी जी ने कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने, मैं उस बात को पुनः दोहराना नहीं चाहता। तो भारत अपने आप में एक रंग है, त्योहार हर तरह हमने देखा। मकर संक्रांति जब हो रहा होता है तो पूरे भारत में कई रूप में हो रहा होता है। तो होली और होली का रंग, आइए इसको भारतीयता के रंग से जोड़ते हैं। मैं एक कविता आप तक पहुंचाता हूँ और आपको लगेगा कि पूरा पूरा भारत साथ में समाहित हो जाए। क्या बात स्वागत, इस मंच के माध्यम से कि देवभूमि है। मैं पूरे भारत को स्पर्श करने का, आप साथ चलेंगे, एक सफर पर लेकर के चलता हूं और आपको अलग अलग रंग आपको देखने को मिलेगा। व्यक्तित्व का रंग दिखाता हूं आपको कि देवभूमि है, देवालय है, वेदों की अमृतवाणी है, हिमराज सुशोभित करता है, बहता गंगा का पानी है, नमन योग्य है पावन भू, देवों ने गाया है वंदन, मेरा भी कर स्वीकार नमन, स्वीकार नमन, स्वीकार नमन। नमन वीर बालक को जिसने दांत गिने थे शेरों के, लव कुश को अवरोध बने जो अश्वमेध के पैरों के, लंकेश्वर का दंभ तोड़ते अंगद के, पर्वत पांव को कुरुक्षेत्र में भी उभेदते अभिमन्यु के बाण को, गोकुल के किशन कन्हैया को, पुरुषोत्तम श्री राम को, नमन भीम के भुजदंडों को, अर्जुन धनुर्महान को, नमन दधीची दुर्वासा को, परशुराम दशमेश को, ध्रुवप्रहलाद को, एकलव्य को, लक्ष्मण के व्रतिवेश को, गुरु नानक को, नमन बुद्ध को, नमन हमारा महावीर को, चोटी वाले चाणक को, चंद्रगुप्त सम्राट धीर को, रामायण को, महाभारत को, पंचतंत्र की अमर कहानी को, सत सत नमन हमारा है गीता की अमृतवाणी को। क्या बात है। नमन बहादुर शाह जफर को है, आजाद चंद्रशेखर को है, पृथ्वीराज चौहान को है, हैदर टीपू सुल्तान को है, नमन गांधी के अटल विश्वास को है, तिलक के स्वप्न स्वराज को है, नमन मंगल की आग को है, जलिया वाले बाग को है, नमन शिवा को, वीर कुंवर को, राणा की तलवार को, नमन हमारा है सुभाष को, उद्धम की ललकार को, राजगुरु मिली और भगत सिंह की उस मदमस्त जवानी को, हंसते हंसते फांसी झूल गए उन सबकी अमर कहानी को, शहीदों के शोणित से लिखा गया जिस आजादी की गाथा को, शत शत नमन हमारा है हर एक शहीद की माता को। और आप नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हम तो उस संस्कृति में पले बढ़े हैं जहां हमारे घरों में ऐसा कौन सा भारत का घर है जिसके घर के मंदिर में माँ भगवती, माँ दुर्गा की प्रतिमा न हो, जो 10 भुजा में अस्त्र शस्त्र लेकर के सिंह पर सवार हो, और हम सर झुका करके प्रतिदिन इस बात का एहसास करते हैं कि नारी शक्ति का स्वरूप हैं, और महिला दिवस प्रतिदिन हमारे पल पल में, हमारे मन में रहे, यह तो हम प्रतिदिन मनाया करते हैं। आप दक्षिण से लेकर के उत्तर तक ऐसा कोई मंदिर नहीं जहां देवी के हाथों में अस्त्र शस्त्र नहीं होता। तो मैं आप दोनों के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, भारतीय नारी शक्ति का रंग क्या है कि नमन हमारा है दुर्गा को, लक्ष्मी को, वीणा पाणी को, रक्त बीज का रक्त चूसने वाली माता काली को, नमन हमारा जगदम्बा को, ममता मई माता को, दुष्टों का मुंड पहनने वाली माँ देवी चामुंडा को, नमन हमारा मर्दानी को, झांसी वाली रानी को, पन्ना धाय को, पद्मिनी को, मैना की अमर कहानी को, मदर टेरेसा की ममता को, सुनीता कल्पना की क्षमता को, कोयल भी चुप हो जाता सुन जिन गीतों की तानों को, सत सत नमन हमारा है लता के मीठे गाने। क्या बात है। और भारत कुछ नामों से, कुछ रंगों से नहीं बनता। आपने देखा होगा कि अभी एक माहौल चल पड़ा है, रंगों का माहौल। जी। रंग पर भी राजनीति है, रंग पर भी कविताएं हो सकती हैं। तो मेरी ये कविता इसी बात का संदेश देना चाहती है आप सबके माध्यम से कि कुछ नाम और कुछ रंगों से भारत नहीं बना, कुछ झंडों से भारत नहीं बना। बहुत सुंदर। कि नमन हमारा है नमन नेहरू को, भीमराव को, लाल बहादुर, अटल बिहारी को, नमन हमारा जयप्रकाश को, पटेल की इस फुलवारी को,
त्रिशूल पृथ्वी व अग्नि को, तेजस की उड़ान को, नमन हमारा है विज्ञान को, एपीजे अब्दुल कलाम को, नमन हमारा है मिल्खा को, ध्यानचंद के जादू को, सानिया साइना नेहवाल को, सुशील कुमार के बाजू को, गावस्कर कपिल को, है सचिन को, धोनी की तूफानी टोली को, नमन विजेंद्र मैरी के मुक्के को, अभिनव नारंग की गोली को, नमन पेश भूपति को है, विश्वनाथन आनंद को है, युवा भारत के हर युवा हृदय के निर्भीक विवेकानंद को है। क्या बात है, बहुत खूब। नमन देश की पावन भू को, नमन तिरंगे के रंगों, नमन देश की, ये भावना लोगों तक पहुंचानी है, जन जन तक, बच्चों तक पहुंचानी है। जब वो कहते हैं कि दम घुटता है भारत में, तब मैं कहना चाहता हूं युवा होने के नाते कि नमन हमारा है, नमन देश की पावन भू को, नमन देश की पावन भू को, नमन तिरंगे के रंगों को, सत सत नमन करूं मैं भारत तेरी युवा उमंगों को, गर्वित हैं तेरी रज में खेले हैं, धन्य हुआ है यह जीवन, मेरा भी कर स्वीकार नमन, स्वीकार नमन, स्वीकार नमन। क्या बात है, बहुत गर्वित ही है तेरे रज में खेले। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ओजस्वी प्रस्तुति आपकी। आपने देश के तमाम रंग को समाहित करके आपने इतनी खूबसूरत कविता प्रस्तुत की है और वाकई में निमिषा ये दिख रहा है कि ये होली का ही कार्यक्रम है, बिल्कुल, और जिसमें ये बहुत सारी खूबसूरत रंग हमें देखने को मिल रहे हैं। पूरे देश की जो खूबसूरत रंग, जिसके कारण हमारा भारत देश इतना खूबसूरत है, बिल्कुल ये देखने को मिल रहा है आज। खूबसूरत। और हमारे साथ आज दिनेश देवघरिया जी हैं। दिनेश जी, कविताई करना और साथ में एक आम हमारी जो दैनिक दिनचर्या होती है, आप पेशे से एक बैंक अधिकारी हैं और ऐसे में साहित्य से सरोकार बांध पाना ये कितना कठिन हो पाता है या फिर क्या हो पाता है, क्या अनुभव है, क्या बताना चाहेंगे आप? कवि मैं हृदय से हूँ, बिल्कुल, पर उधर से मैं बैंक अधिकारी हूँ, उधर पालन के लिए मैं बैंक अधिकारी हूँ। और हम अगर ये तो बिहार है, साहित्य की धरा है, अगर आप पन्नों को उलट कर हम देखें तो हमें सभी कवि, तुलसीदास राम भक्त थे। राम भक्त होना, कवि होना, दो अलग अलग चीजें जी। हम मीराबाई को देखें, वो प्रेमिका थी, लेकिन मीरा की पदावली हम अभी भी पढ़ते हैं। उनका कवित्री होना ये अलग चीज़ है। हम सूर को देखें, हम किसी भी वेदाचार्य को देखें, हम किसी गणित के सूत्र को देखें, हम मंत्रोच्चारण को देखें कि ईश्वर तक पहुंचना और उसका छंद रूप में आना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम अपनी भावना को, कोई भी व्यक्ति किसी भी पेशे में है, वो अपने हृदय की भावना को छंद और शब्द के रूप में पिरो सकता है। इसके लिए उसे आवश्यकता नहीं, कवि होना तो पेशा है ही नहीं। आप उलट कर देखिए, कहीं भी जितने कवि हुए हैं, बिल्कुल रैदास देखें, हम जिनको भी हम देखें, उनका पेशा कुछ और है, पर वह हृदय से कवि हैं। तो मैं भी हृदय से कवि हूँ, पेशे से कवि नहीं हूँ। बिल्कुल, जब कहते हैं जब कोई व्यक्ति कवि होता है तो वो पेशे से नहीं, आत्मा से कवि होता है, वो हृदय से कवि होता है। हम आपसे जानना चाहेंगे दिनेश जी कि अभी जिस होली का जो माहौल है, तो इस होली के माहौल में चूंकि बहुत सारी जो काव्य सम्मेलन होते हैं इस होली के माहौल में, तो काफ़ी हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो जो कविताएं होती हैं वो ज़्यादातर हास्य कविताएं होती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इस चीज़ को किस प्रकार से देखते हैं? मैं भी बात कर रहा था स्वरूप के परिवर्तन की। जी। अगर हास्य के साथ, ये स्वरूप परिवर्तन की बात है, साफ सुथरे हास्य के साथ अगर हम संस्कार और साहित्य को के परिवर्तित स्वरूप को मंच के माध्यम से, वाचिक परंपरा के इस मंच के माध्यम से, जो किताब नहीं पढ़ रही है पीढ़ी, उन तक अगर हम साहित्य की बात और सोच को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसे इस अर्थ में देखा जा सकता है कि साहित्य का आधुनिक परिवर्तित स्वरूप है। अच्छा, एक व्यक्तिगत सवाल आपसे करना चाहूँगी। आप मंचीय कवि हैं, क्या आपने कभी व्यक्तिगत रूप से इसका विरोध किया? आप मंच पर गए हो और कभी कुछ आपको ऐसी बातें सुनने को मिली या ऐसी प्रस्तुति आपने देखी, तो क्या आपने व्यक्तिगत रूप से उसका विरोध किया है? बिल्कुल। अब इसमें व्यक्तिगत रूप से विरोध वाली दो बातें हैं कि आपको किस कार्यक्रम का आप चयन कर रहे हैं, आपके साथ जो टीम है, जो कवि आपके साथ हैं, वो किस शैली के हैं, वो किस प्रकार के, किस विचारधारा के कवि हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस बात का ही विरोधी हूँ कि आपके साथ जो टीम है, आपके साथ जो कवियों की श्रृंखला है, जिसके साथ आप कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, उसकी सूची क्या है। जी। कार्यक्रम केवल बड़े बैनर को देख करके न किया जाए। मैं दूरदर्शन के मंच पर इसलिए हूँ कि क्योंकि एक समृद्ध मंच है जहाँ से साहित्य और संस्कार को अब तक संजोया जा रहा है पूरे भारत में। तो ऐसे मंच का जब हम चयन करते हैं तो ऐसे प्रश्न ही नहीं उठते कि हमें विरोध करना पड़े, और जब आप ऐसे मंच का विरोध कर देते हैं तो ऐसे सभी लोगों का विरोध अपने आप हो जाता है। बिल्कुल, यही बात है कि इन आडंबरों की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ दिनेश जी, हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अभी आपने संस्कार और साहित्य की बात की है कि संस्कार और साहित्य को जोड़कर हमें हर त्योहार में, हर मौके को ऐसे साहित्य से जोड़ना चाहिए। हम चाहेंगे कि आप अपनी एक और रचना हमारे सामने साझा करें।
जो जी। संस्कार और साहित्य से जिसके बारे में हम जान सकें। संस्कार की बात कर रही हैं, मुझे एक बात बहुत अच्छी याद आ रही है। होली का त्यौहार आने वाला है, घर में सभी महिलाएं पुरुष सब कोई भंग के नशे में होगा, कोई रंग के नशे में होगा, पर हमारी घर की माएँ बहनें सब कहीं ना कहीं गुजिया बना रही होंगी, कुछ तैयारी में लगी होंगी कि बच्चों को क्या खिलाना है। तो महिलाओं का जो अपना रंग होता है वो अपने आप में भी एक होली है। अगर आप उन्हें अच्छे से पढ़ना चाहें, मैं 4 पंक्ति आपको रखता हूँ, फिर एक गीत आपको सुनाता जी। हूँ। मैं ऐसी मैं प्रयास कर रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें इस मंच के माध्यम से लोगों तक पहुँचे, आप तक सुना पाऊँ, जी, जो बिल्कुल। मंचों में नहीं सुनाई जाती। जी बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत मैं है आपका। 4 पंक्ति यूँ है कि अगर मैंने परिभाषित कर दिया हो, आप सुने कि संबंधों की धुरी माँ की लोरी शीतल परछाई हो। नारी है क्या? संबंधों की धुरी माँ की लोरी शीतल परछाई हो, बाबुल के माथे की पगड़ी आंगन की परछाई हो। क्या परछाई, बात है। बहुत सुंदर। बाबुल के माथे की पगड़ी आंगन की शहनाई हो, और रेशम का नाजुक धागा तुम, रेशम का नाजुक धागा तुम, चूड़ी भरी कलाई हो। रेशम का नाजुक धागा तुम, चूड़ी भरी कलाई हो, और रणचंडी की प्यास बुझा दे तुम वो लक्ष्मीबाई हो, क्या बात तुम वो है। लक्ष्मीबाई बहुत हो। ही खूबसूरत। तो जब ऐसी बेटियां भारत में होती हैं, हिमा दास जैसी बेटियों पे हमें गर्व है कि आप 2 महिला शक्ति इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं, और ये एक ओज के कवि पर 2 कवि बैठ करके संचालन कर रही हैं। मैं धन्य हूँ आज कि आज मैं नारी शक्ति के सम्मुख खड़े होकर के शक्ति की बात कर रहा हूँ। तो इस शक्ति के कारण जो नारी शक्ति है, मैंने एक गीत लिखा था। एक कल्पना थी कि भ्रूण हत्या आप अक्सर सुना करते हैं, तो मैं एक आपने जिस तरह से बात की कि बेटी कहती है माँ से, जो कोख में बेटी है वो माँ से कह रही है। मैं गाता तो नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ। होली है तो एक ये रंग भी आए बिल्कुल, कि बहुत ना बहुत स्वागत है। मारो मोहे कोख में माई, देखन दो मोहे दुनिया रे। क्या बात है। ना मारो मोहे कोख में माई, देखन दो मोहे दुनिया रे। मैं तो हूँ तेरी परछाई, तेरी नन्ही गुड़िया रे। ना मारो मोहे कोख में माई। क्योंकि बेटियां ना रही तो न तो ये होली रहेगा, न और दिवाली रहेगी, न कोई त्यौहार रहेगा। तो अगर त्योहारों को संजोना है तो इन बेटियों की आवाज़ भी सुननी होगी। बेटी कहती है कि खुशबू बनकर आऊंगी मैं, घर आंगन महकाऊंगी मैं। खुशबू बनकर आऊंगी मैं, घर आंगन महकाऊंगी मैं। पायल की रुनझुन में माई, मैं हूँ खुशियों की पुरवाई। दर्द मेरा जो तू ना समझी, क्या समझेगी दुनिया रे। ना मारो मोहे कोख में माई, देखन दो मोहे दुनिया रे। आगे कहती है कि भैया की सुनी है कलाई, मैं रेशम का धागा माई। भैया की सुनी है कलाई, मैं रेशम का धागा माई। सुख दुख तेरे बांटूंगी मैं, नानी बनकर डांटूंगी मैं। तेरे आंसू मेरे नैना, मैं जादू की पुड़िया रे। ना मारो मोहे कोख में माई, देखन दो मोहे दुनिया रे। 2 बंद तो उसने माँ से बात की बेटी ने, अगला बंद वो पिता से बात करती है, पिता तक मैसेज पहुंचाना चाहती है कि ना दे चाहे कोई खिलौना, हीरे मोती ना दे गहना। बाबुल से बस इतना कहना चाहूं उनके दिल में
रहना नाम करेगी उनका रोशन जग में उनकी मुनियारे ना मारो मोहे कोख में माई। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बेघर आभार, मैं भी बेमोहे। भावुक हो गया। बिल्कुल बहुत मैं समझ सकती हूँ, हम भी भावुक हो गए। और किसी शायर की दो खूबसूरत से शेर हैं, मैं चाहूंगी, दो मिसरे हैं कि इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती है, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से आती हैं। वाकई में वो घर जन्नत है जहाँ बेटियां हैं, और वो घर रंगहीन है, उस घर के रंग फीके हैं जहाँ बेटियां नहीं है। आपने कितनी खूबसूरत पंक्तियां अगर पिरोई हमने हैं। इस होली पे, बिल्कुल इस होली के इस मंच के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से, इस वर्ष के होलिका दहन पर हम सब ने, हमने और आपने ये संकल्प ले लिया कि कोई बेटी दहेज से नहीं जलेगी, तो शायद मेरी ये कविता, ये रचना और मेरा टीडी दूरदर्शन पे आना सार्थक हो जाएगा। बस इतनी सी गुजारिश है। बिल्कुल, रचना के बेहद ही माध्यम खूबसूरत से। बात। बेहद ही खूबसूरत बात, बेहद ही खूबसूरत संदेश आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, आज इस खूबसूरत अवसर पर इस शुभ अवसर पर। बिल्कुल, बहुत सुंदर बातें हो रही हैं। ये जानना चाहूँगी आपसे कि आपने मंचीय कविता और कविताई की बात की, आपने स्तर की बात की, वो बदलता जा रहा है, परिवेश बदलता जा रहा है, लेकिन ये जानना चाहूँगी आप मंच पर आपका कब से आना हुआ? वो किस वर्ष, क्या आयु रही होगी जब से आप मंच पर आए? बिल्कुल, मैं मंच पर तो कॉलेज के समय से ही मैं आ गया था, जब मैं पहले वर्ष था अपने स्नातक के लिए। लेकिन मूलतः जब मैंने बताई बात आपको कि 2014 उस कार्यक्रम के बाद राष्ट्रीय कवि संगम एक संस्था है, मैं उसका राष्ट्रीय मंत्री हूँ। राष्ट्रीय कवि संगम एक प्रयास है। राष्ट्रीय कवि संगम भारत की एकमात्र ऐसी संस्था है नवोदित कवियों को पूरे भारत में तलाशना और उन्हें तराशना और फिर उन्हें मंच देने का कार्य, किस प्रकार राष्ट्रीयता की बात, किस प्रकार दिनकर की विचारधारा के कवियों को, किस प्रकार मैथिली शरण गुप्त की विचारधारा के कवियों को, किस प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी नवोदित कवित्रियों को किस प्रकार तलाशा जाए, तराशा जाए और उन्हें मंच दिया जाए। तो मैं गौरवान्वित होता हूँ कि मुझे बहुत सही समय पर राष्ट्रीय कवि संगम जैसा मंच मिला, जिसने मुझे तलाशा भी, तराशा भी और मंच भी दिया। और मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने भी अपने आप को राष्ट्रीय कवि संगम के लिए समर्पित कर दिया। मैं राष्ट्रीय कवि संगम बिहार इकाई, पश्चिम बंगाल इकाई और झारखंड इकाई का प्रभारी भी हूँ, राष्ट्रीय मंत्री भी हूँ। पूरे भारत में 7,000 से अधिक कवि हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि यदि कोई कवि, कोई बच्चा हमारे घर में लगता है कि वो लेखनी थाम रहा है और कुछ लिखने का प्रयास कर रहा है, तो आप देखेंगे तो आपको अपने ज़िले, अपने शहर में राष्ट्रीय कवि संगम इकाई मिलेगी। आप जरूर वहाँ तक उन्हें लेकर जाएं, जुड़ें, ताकि हो सकता है कि उन्हें भी मंच मिल सके जैसे दिनेश देवखरिया को मंच मिल पाए। दिनेश जी, आपसे ये सवाल किया था कि जो युवा हैं, जो आ रहे हैं, उन्हें मंच पर आना है, मंच पर दिखना है, जल्द से जल्द दिखना है, तो यही सवाल किया था कि क्या मंच हावी हो रहा है साहित्य के स्तर पर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों दो चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। साहित्य और वाचिक परंपरा के कवि, वाचिक परंपरा का जो साहित्य है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो मंच पर सुना जा रहा है वह कल पढ़ा जाएगा, कल पढ़ाया जाएगा, यह आवश्यक नहीं है। मंच पर समसामयिक बातें होती हैं, वह जीवंत रहती हैं, लंबे समय तक रहती हैं, यह आवश्यक नहीं है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को एक करके न देखा जाए। मैंने ये बात पहले ही आपको बताया था, जो परिवर्तित स्वरूप की आवश्यकता है, उस स्वरूप से मंचीय या वाचिक परंपरा की कविता या कवि सम्मेलन या मंचीय कवि बाहर निकल करके आए हैं। लेकिन इससे वो साहित्यकार जिन्होंने अपने आप को साहित्य के लिए समर्पित किया है, जिन्हें युगों युगों तक पढ़ा जाएगा, दिनकर की भांति जिन्हें सुना जाएगा, उनकी अपनी शैली है, वो आज भी लिख रहे हैं। और ऐसे कवियों से हम सब प्रभावित होते हैं, हम सब कहीं ना कहीं उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं पढ़ते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को समाहित न करें। हाँ, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए भी पढ़ना आवश्यक है। हमें पढ़ना होगा, जो युवा आ रहे हैं उन्हें पढ़ना होगा, जो हमारे पहले के साहित्यकार हैं उन्हें पढ़ना बहुत आवश्यक है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने इसी प्रश्न के पहले भी एक प्रश्न बात रखी थी, आधी बात फिर आपने भी कही। युवा मंच पे आना चाहते हैं, जल्द से जल्द मंच पे आना चाहते हैं, और लिखने के लिए पढ़ना भी जरूरी है। निश्चित रूप से यह एक लंबी प्रक्रिया है, साधना के बाद ही। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हम अगर कविता को देखें, शब्दों का संयोजन है, और शब्द का संयोजन जब होता है तो वेद मंत्रों की रचना होती है। जब शब्दों का संयोजन होता है तो मंदिर में आरती गूंजती है। जब शब्दों का संयोजन होता है तो माँ के मुखार वृंद से लोरी प्रस्फुटित होती है। जब शब्दों का संयोजन होता है तो वो एक विचारधारा
वन नारा वन पूरे देश पूरे विश्व को दिशा देता है। जब शब्दों का संयोजन होता है तो वो अंधी राजनीति को भी दिशा प्रदान करने का कार्य करती है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताते पे सुल्तान है मत चुको चौहान। तो हमें समझना होगा कि शब्दों का संयोजन इतना आसान भी नहीं है। और दो अलग अलग चीज़ों को भी अगर मैं जोड़ना चाहूँ कि जो लिख लेते हैं और मंच पर आना चाहते हैं युवा कवि, जिनमें मंच पर आने की उत्सुकता है, लालाहित है मंच पर आने के लिए, एक छोटा सा संदेश मैं उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए कि कविता में धार होना एक अलग बात है, लेकिन एक उदाहरण लेके अगर हमें किसी पेड़ को काटना है तो केवल धार से एक धारदार छुरी उस पेड़ को नहीं काट सकती, एक कुल्हाड़ी काट सकती है। धार के साथ उस पर भार भी होना चाहिए। ये जो भार है, आप बहुत सुंदर शैली में बोल रही हैं, हिंदी बहुत अच्छी बोल रही हैं आप, ये आपकी धार है, लेकिन आपका निरंतर अभ्यास, आपका आत्मविश्वास, ये भार है जो बहुत लंबे अंतराल के बाद, आपकी मेहनत के बाद, या एक छोटे अंतराल में बड़ी मेहनत के बाद आपने ये उपलब्धि पाई। आप कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही हैं। तो जो मंच पर आना चाहते हैं उनके पास कविता की धार के साथ अभ्यास का भार भी होना चाहिए, ताकि आप जब कविता लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी लिखी हुई पुस्तक कितने लोगों तक पहुँच पाती है, 100, 200, 500 लोगों तक, लेकिन हम जब मंच से कविता पढ़ रहे होते हैं तो उसी समय वह कविता 1000, 2000 लोगों तक पहुंच रही होती है। तो हमें ये सोचना होगा कि जो बात हम उनके हृदय तक पहुंचाना चाहते हैं उसका प्रस्तुतिकरण कैसा हो, इस पर भी विचार करना होगा लेखनी के साथ साथ। बिल्कुल, बेहद ही उम्दा बात कही है दिनेश जी आपने कि कविता की धार के साथ अभ्यास का भार होना भी आवश्यक है। तब आप एक लंबे समय तक सही अभ्यास करके आप खुद को उस लेवल का कवि खुद को कह सकते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि साहित्य की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं साहित्य समाज का आईना होता है जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि समाज किस प्रकार साहित्य से प्रेरणा ले सकता है, क्योंकि साहित्य तो समाज से प्रेरणा लेकर ही गठित होता है। तो समाज किस प्रकार साहित्य से प्रेरणा ले सकता है, क्या कुछ कहेंगे आप? दोनों के बीच में अनायास संबंध है, जैसा कि आपने कहा। समाज, साहित्य समाज से प्रेरणा ले रहा है और उसी साहित्य से समाज, साहित्य क्या है, जो दिनकर ने अब तक चिंतन किया, मंथन किया, जो बातें उन तक आई, उन्होंने लिखा, हम उससे प्रेरित हो रहे हैं। बिल्कुल। और हमारी रचनाएं भी प्रेरित हो रही हैं, युगों युगों तक होगी। जो तुलसीदास जी ने लिखा, हम उससे प्रेरित हो रहे हैं। जो बच्चन जी ने लिखा, हरिवंश राय बच्चन जी ने, हम उनसे प्रेरित हो रहे हैं। उससे समाज प्रेरित हो रहा है, और जब समाज प्रेरित होता है फिर समाज का एक नया स्वरूप आता है, फिर वो लिखने वाले नए व्यक्ति को, नए साहित्यकार को फिर एक रूप, एक नया प्रश्न उसके सामने अंकित करता है। तो ये समसामयिक होती है, चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं समय के साथ। ये मैंने पहले भी कहा था कि समाज जब जब भटकता है या भटकाव आता है तो साहित्य उसे थामता है और उसे संभालता है, और यही साहित्य वर्षों से आदिकाल से करता आ रहा है। चाहे सूरदास की हम बात करें, तुलसीदास की बात कर ले, या हम दिनकर रेणु की बात कर ले, तो या फिर हम ये कह सकते हैं, या फिर हम दिनेश देवघरिया की बात कर ले। दिनेश जी, आपने अपने नाम के साथ ये देवघरिया लगाया, बहुत ही सुंदर। अमूमन ऐसा होता है कि हम हर कवि अपने नाम के साथ एक कुछ ना कुछ ऐसा लगाते हैं। आप देवघर से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से आपका संबंध है, इसलिए आपने देवघरिया लगाया। और हर कवि के साथ मैंने ये देखा है, महसूस किया है कि एक तकिया कलाम वो इस्तेमाल करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा है कि कोई तकिया कलाम आप इस्तेमाल करते हैं? दिनेश देवघरिया अपने आप में तकिया कलाम है, क्या बात है, नहीं पड़ती है जी। प्रयास जो मैंने बताया आपको, प्रयास बिल्कुल सिंगल पॉइंट एजेंडा है, एक उद्देश्य है, राष्ट्रीयता, जागरूकता, साहित्य के माध्यम से, मंच के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से युवा पीढ़ी तक किस प्रकार पहुंचाई जाए। अगर मेरी एक पंक्ति भी कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति विशेष के अंदर जागृति पैदा कर सकती है, किसी एक भ्रूण हत्या को रोक सकती है, किसी एक शहीद के प्रति हमारे हृदय में सम्मान पैदा कर सकती है, तिरंगे के प्रति हमारे हृदय में कहीं गौरव का भाव ला सकती है। चलिए, बहुत सुंदर विचार हैं आपके। तो फिर आपका जीवन सार्थक है और आपका ये जीवन और मेरी साहित्यिक पंक्ति सफर सार्थक हो जाए। बिल्कुल सार्थक है। ये जानना चाहूंगी आपसे कि आपके प्रेरणा स्रोत अगर कोई हैं तो वो कौन है, क्या बताना चाहेंगे उनके बारे मेरे में? प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी हैं। बहुत सुंदर। श्री रामजी प्रसाद गुप्ता मेरे पिताजी हैं, रेलवे से वो सेवानिवृत्त हैं। मैं जब जन्म मेरा हुआ तो मैंने बाल्यकाल से ही अपने घर में साहित्यिक और सांस्कृतिक पूरा माहौल देखा। जी। मेरे पिताजी अखिल भारतीय नाट्योत्सव में रेलवे को रिप्रेजेंट किया करते थे, तो बचपन से ही मंचीय अनुभव, वो सारी शैली वो मुझे बचपन से ही मिलता आया। पिताजी भी रचनाएं लिखते हैं, उन्होंने कहानियाँ लिखी, नाटक लिखा, तो घर में एक माहौल बचपन से ही मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और जब भी मैं मंच पर होता हूँ
तो कहीं ना कहीं अनुभूति होती है, क्योंकि बचपन घर से मैंने में। उनको बोलते हुए सुना, मंचों पर देखा, तो मुझे ये अनुभूति होती है कि मैं नहीं, मेरे अंदर से मेरे पिताजी बोल रहे हैं। क्या बात है। और कहीं ना कहीं बस वो हैं हृदय में, और मुझे लगता है कि सब कुछ, पूरा जीवन, सब जो कुछ भी मेरी उपलब्धि है वो कहीं एक जगह पर जहाँ पे उन्होंने एक विराम लगाया, एक कोमा उन्होंने लगाया, वहाँ से मैंने सफ़र प्रारंभ किया। तो मेरा सफ़र, मेरी मेहनत तो अधूरी है, मेन मेहनत तो बिल्कुल, उनकी है। आपके पिताजी आपके प्रेरणा स्रोत हैं और ये तमाम जितनी भी आपकी उपलब्धियां हैं ये उनको समर्पित है। निमिषा, हमारी बातें बहुत सारी हो रही हैं और भी होंगी, लेकिन जाना ये आपसे ये एक गुजारिश कि कुछ रंग और बिखेरे आज की इस खास पेशकश में। बिल्कुल, चलिए एक मैं रंग और, मैं शहीदों की बात आई थी अभी, कि मैंने भी प्रयास किया कि मैं श्रृंगार लिखूं, जी। तो रंग की बात ही है इसमें भी। तो श्रृंगार लिखने का मैंने प्रयास किया कि मैं भी श्रृंगार की बात करूं, प्यार मोहब्बत की बात लिखूं मैं। तो मैं एक रचना मैं यहाँ से उठाता हूँ और आप देखेंगे किस प्रकार रंग परिवर्तित होता है। जी। कि जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल, मेहंदी, कुमकुम, रोली, चूड़ी के और कंगन के। क्या बात। होली का त्यौहार है, सारी महिलाएं सज संवर कर तैयार होंगी। जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल, मेहंदी, कुमकुम, रोली, चूड़ी के और कंगन के, जब जब चाहा लिख दूं गीत, चंचलता तरुणाई पर, घूंघट के पट गिरते आंचल यौवन की अंगड़ाई पर। क्या बात है। जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल, मेहंदी, कुमकुम, रोली, चूड़ी के और कंगन के, जब जब चाहा लिख दूं गीत, चंचलता तरुणाई पर, घूंघट के पट गिरते आंचल यौवन की अंगड़ाई पर, हर बार लेखनी है मेरी मुझको धोखा दे जाती है, वीर शहीदों की विधवाओं के आंसू लिख जाती है। क्या बात है। लिख जाती है सूखी मेहंदी। आज आप और हम यहाँ बैठ करके और हमारे हजारों लाखों श्रोता अपने अपने घर पर बैठ करके होली का त्यौहार मना रहे हैं, ये केवल और केवल तब संभव हो पाया है जब उन्होंने अपने मांग का सिंदूर भारत भू को अर्पित किया। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से हम होली के रंग में डूब जाएं, एक दूसरे के रंग में नहाएं, हर रंग में रंगें, लेकिन उनके मांग से जो रंग चला गया उस रंग को न भूलें, तो हर त्यौहार हमारा सार्थक होता जाएगा। तो मैं कह रहा था कि जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल, मेहंदी, कुमकुम, रोली, चूड़ी के और कंगन के, जब जब चाहा लिख दूं गीत, चंचलता तरुणाई पर, घूंघट के पट गिरते आंचल यौवन की अंगड़ाई पर, हर बार लेखनी है मेरी मुझको धोखा दे जाती है, वीर शहीदों की विधवाओं के आंसू लिख जाती है सूखी मेहंदी, टूटी चूड़ी, टूटे कंगन, गहरे सूखे उनके नैना, हवन हो चुके उनके यौवन, बिंदिया का रंग देकर जिसने केसरिया ध्वज कर डाला। रंग की बात हो रही थी। मैं होली के इस अवसर पर तिरंगे को एक नया रंग, एक नई परिभाषा देने का प्रयास कर रहा हूं इस मंच के माध्यम से, कि बिंदिया का रंग देकर जिसने केसरिया ध्वज कर डाला, यौवन की हरियाली देकर रंग हरा भी भर डाला, रंगहीन जीवन की गाथा सदा श्वेत यह गाएगा, नमन लिखेगी मेरी लेखनी और मस्तक छुप जाएगा। बिल्कुल। मेरी लेखनी नहीं भूलती जिसने हवन किया सपनों का, नहीं भूलती मातृभूमि को जिसने शीश दिया अपनों का, जिसकी सुनी को खो गई उस माँ का चित्कार लिखेगी, पुत्र को कंधा लिए पिता का यह टूटा संसार लिखेगी, अग्नि देते पिता को दुधमुहों का यह अधिकार लिखेगी, है अश्रु रक्त में डूबी लेखनी, ये तो बस अंगार लिखेगी, ये तो बस अंगार लिखेगी, ये तो बस अंगार लिखेगी। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ये भाव और इतने खूबसूरत रंग। शुरुआत में मैंने कहा था कि एक चटक रंग देखने को मिलेगा आज की इस खास पेशकश में, और वो रंग हमने देखा ही नहीं, उन रंगों को हमने महसूस किया। हम चाहेंगे आपकी कोई एक रचना जो आपकी बेहद प्रिय हो, आप वो हमारे साथ साझा करें। जी बिल्कुल, आपने फिर प्रिय रचना की बात की। रचनाएं, मैं दो पंक्ति, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि कुछ रचनाएं होती हैं जो बस कहीं ना कहीं बंद हो जाती हैं। दो पंक्ति की बात हो रही थी कि पड़े तुम्हारे कदम और असर हो गया, पड़े तुम्हारे कदम और असर हो गया, चंद ईंटें थी पहले अब घर हो गया। क्या बात है। चंद ईंटें थी पहले अब घर हो गया। तो कुछ भी जैसे आपने बताया कि कुछ हृदय के बहुत नज़दीक हो, कभी कभी हृदय से ऐसी भी रचनाएं निकलती हैं। एक रचना मैं आपको और सुनाता हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है। भैया की कलाई सुनी रह ना जाए कहीं, भैया की कलाई सुनी रह ना जाए कहीं, बहना ने सीमा पर राखी भिजवाई है। क्या बात है। मैं संबंध को, सौर्य को, स्नेह को एक साथ पिरोने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा, कोई दूसरा उदाहरण पूरे विश्व में नहीं मिलता कि एक साथ कंधे पर अपने बेटे को बांध लिया जाए और दूसरे हाथ में तलवार खड़ग उठा करके रणभेरी पे उतर जाए। यह उदाहरण केवल और केवल भारत की बेटियां ही दे सकती हैं, जो संबंध और सौर्य को एक साथ साध सकती हैं। कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। सरहद पर शहीद होकर के, आपके चैनल में भी पूरी सुर्खियों के साथ दिखाया गया, सरहद पर शहीद होकर के पिता का शव आया और किस प्रकार बेटी ने कंधा दिया। तो ये केवल भारत की बेटियां कर सकती हैं। बिल्कुल। तो
भैया की कलाई सूनी रह ना जाए कहीं, बहना ने सीमा पर राखी भिजवाई है। भैया की कलाई सूनी रह ना जाए कहीं, बहना ने सीमा पर राखी भिजवाई है। और तोहफा मेरा भूल जाओ, माटी मत भूल जाना। तोहफा मेरा भूल जाओ, माटी मत भूल जाना, तिलक लगा लो संग माटी भिजवाई। क्या बात है। तिलक। और तुमसे दिवाली, होली, ईद मत भूल जाना। ये सारा कुछ बहन कह रही है भाई से। फूल की तरह नाजुक बहन, रेशम के धागे की तरह नाजुक बहन, ये सामर्थ्य रखती है अपने भाई से कहने का कि भैया की कलाई सुनी रह ना जाए कहीं, बहना ने सीमा पर राखी भिजवाई है। और तोहफा मेरा भूल जाओ, माटी मत भूल जाना, तिलक लगा लो संग माटी भिजवाई है। और तुमसे दिवाली, होली, ईद मत भूल जाना, डोली है, बारात है, बहन की सगाई है। और सामने जो काल हो तो बन विकराल चढ़ो, कांपे न तनिक मेरे भाई की कलाई है, कांपे न तनिक मेरे भाई की कलाई है। तो वो जो हाथ जो संगीन लेकर के, बंदूक लेकर के दुश्मन की तरफ अपना सीना करके खड़ा हो जाता है, उस भाई की कलाई को जो सामर्थ्य देती है, वो भाई बहन की वो राखी रेशम का वो नाजुक धागा वो उन्हें मजबूती देता है। बिल्कुल, वो प्रबलता देता है। अब आप बहुत सुंदर देखिए भाव। कि उस भाई का प्रत्युत्तर आता है जी। इसी कड़ी में। अब जो रेशम की तरह नाजुक बहन जब इस प्रकार से अपने भाई से कहे कि मैं घर पे होली मना रही हूँ भैया, आप सरहद पे बंदूक लेकर के तान कर खड़े रहना, मेरी डोली भले इंतजार करे, सामने काल का सामना करना। आप अब ऐसे भाई का प्रत्युत्तर क्या होगा? जी। तो भाई उत्तर लिखता है, भाई कहता है कि वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे, तुम रंगों से खेलो हम तिरंगे के लिए खड़े हैं, कि वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे, अमर तिरंगा चारों ओर फहराएंगे। दुर्गम घाटी हो या शिखर हिमालय की हो, ऊंची ऊंची चोटियों पे चढ़ लहराएंगे। और सीमाओं पे देश को कभी न लजाने दूंगा, शत्रुओं के रक्त से ही प्यास को बुझाएंगे। और तिरंग में लिपट कर या तो घर आऊंगा, या शत्रुओं की छाती पर गाड़ी से आएंगे, या शत्रुओं की छाती पर गाड़ी से। बहुत सुंदर, बहुत ही उम्दा और बहुत ही ओजस्वी प्रस्तुति आपकी। बहुत ही सुंदर रंग, बहुत ही सुंदर भाव आपने पिरोए। दिनेश देवधरिया जी, हमारे आज के इस खास अंक में आपका तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल। बहुत 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 बहुत। तो आज हमने बहुत ही खूबसूरत और उम्दा प्रस्तुति देखी, बहुत ही सुंदर भाव देखे, कविताई का एक नया रंग हमने देखा, एक चटक रंग देखा। आज के इस अंक में बस इतना ही।